अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग चिंता। अत्यधिक चिंता की बीमारी एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। होता क्या है, इस बीमारी के अंदर मरीज के साथ छोटी से छोटी चीज़ें जो दैनिक जीवन में हमारे जो नॉर्मल रूटीन चलता है हमारा, उसमें मरीज जो है बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है। कॉमन सी बातों पे वो उसको एक अनकंट्रोल जो है चिंता होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसे ही हम बोलते हैं GAD। जनरली होता क्या है कि एक चिंता, टेंशन, घबराहट, थोड़ा सा बेचैनी हर किसी को थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो अगर जैसे हमें होती है, नॉर्मल इंसानों को होती है, थोड़ी देर के लिए हुई, कुछ सोचा और चीज़ें चली गई। जैसे कि हर किसी को अपना जो घर का बजट होता है उसको चलाना रहता है। घर के बजट को चलाने के लिए हर किसी को पैसे चाहिए रहते हैं, तो पैसे के बारे में थोड़ा बहुत इंसान सोचता है कि मेरी फैमिली कैसे चलेगी, कैसे रन होगा, मैं बच्चों की फ़ीस कैसे पे कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस बनी रहती हैं। लेकिन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के जो मरीज रहते हैं उनके साथ क्या होता है, वो दिन भर में कम से कम 30 से 40 बार अपने फाइनेंस के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास मनी कितनी है, मेरा मैनेजमेंट कैसे होगा, मेरे सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। मतलब दिन भर उनको जो है स्ट्रेस, चिंता बनी रहती है। एक अजीब व गरीब चिंता जो कि अत्यधिक चिंता बनी रहती है, हर छोटी से छोटी बात की चिंता बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का जो मरीज होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है। अगर उसका कोई बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ता है और वो स्कूल से लौटते वक्त थोड़ा सा जैसे कि लेट हो गया, 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो गया, तो उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं जो ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, नकारात्मक होते हैं। वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वैन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। बस गैलरी में चक्कर काटना शुरू कर देता है। हालांकि हो सकता है, वो ये नहीं सोचेगा कि हो सकता है जाम लग गया हो, इस वजह से लेट हो गया हो, ये नहीं सोचेगा। वो नेगेटिव ही ख्याल आते हैं और अनकंट्रोल ख्याल आते हैं। यही होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और कभी कभी मरीज के साथ क्या होता है, जैसे उसको वो बोलेगा, जैसे आप पूछोगे भाई क्या दिक्कत है, बोलेगा हाँ यार बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, चिंता है। क्यों है परेशान, पता नहीं क्यों है परेशान, समझ में नहीं आ रहा क्यों है परेशान। हाँ परेशान है, चिंता है, टेंशन है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों है। मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी चिंता को, अपने टेंशन को, लेकिन हाँ उसको लगता है कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ, कुछ बेकार सा होने वाला, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरीके के भी जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कभी कभी। ये जो अनरियलिस्टिक एक इमेजिनरी जो वरी है, एक चिंता है, एक स्ट्रेस बना रहता है, लगातार चिंता बनी रहती है, उसकी वजह से लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। एक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक तरीके से इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, हमारी लाइफ साइकिल सही से नहीं चल पाती, हमारा जो हमारा मतलब एक तरीके से परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो हमारी घट जाती है। एक सोशल रिलेशनशिप पे भी हमारा इफेक्ट पड़ता है, फैमिली रिलेशनशिप पे भी हमारा फ़र्क पड़ता है, और इस तरीके से हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि GAD, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक एंजाइटी न्यूरोसिस भी हमें से बोलते हैं। तो इसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि इस मरीज के साथ जो है GAD के सिम्टम्स हैं। तो पहला सिम्टम तो यही है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा मरीज, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और स्लीप भी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसको जैसे हम कहते हैं इंसोम्निया यानी कि नींद जो है उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी नींद जो है लेट नाइट आएगी, कभी रात भर करवटें बदलता रहेगा, नींद नहीं आएगी, या फिर सुबह जल्दी आँख खुल जाएगी, या फिर उसको मस्कुलर टेंशन भी रह सकता है। जैसे कि जो हमारी बॉडी है, कभी यहाँ गर्दन में दर्द बताएगा, कभी पेट में दर्द बताएगा, कहीं इधर दर्द बताएगा। एक तरीके से अजीब टेंशन बनी रहेगी मसल्स के अंदर। और उसके अंदर कुछ फिजिकल सिम्टम भी रह सकते हैं, जैसे कि IBS हो सकता है मरीज को, और डायरिया भी हो सकता है मरीज को। मरीज के साथ एक इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, एक चिड़चिड़ापन भी मरीज के अंदर आ जाता है, और उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं फटीग, एग्जॉशन भी आ सकता है। मतलब कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी, लगेगा कुछ है नहीं बॉडी में, चल रहे लग रहा है एकदम। एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी उसके अंदर आने लगते हैं मरीज के अंदर। उसको लगता है जैसे कि टिंगलिंग और नमनेस यानी सुनपन सा, बस जो है सुनपन, हाथ पैरों में सुनपन आने लगता है। ये हाथ सुन हो रहा है, ये हाथ सुन हो रहा है, ये पैर सुन हो रहा है, सुनपन भी मरीज को आने लगता है। ये सब एंजाइटी के ही सिम्टम होते हैं। और कभी कभी क्या होता है मरीज के साथ, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, इस तरीके से सांस ली जाती है, और उसको लगता है मर गया, क्या हो गया मेरे, क्या हो रहा है, कहीं मुझे कुछ होने तो नहीं जा रहा मेरे रेस्पिरेटरी। लेकिन होता क्या, वो घबराहट की वजह से जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, एक एंजाइटी का अटैक आने लगता है। शेकिंग हैंड्स यानी हाथ पैर जो है कपकपाने भी लगते हैं,
और हाथ पैरों में जो है स्वेटी, जैसे एक तरीके से पसीना भी आने लगता है हाथ पैरों में थोड़ा सा। और एक लक्षण होता है कि फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन, कहीं मुझसे कोई गलत डिसीजन हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलत डिसीजन नहीं हो जाए, कहीं मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलत निर्णय नहीं हो जाए, कुछ गलत फैसला मैं ना ले लूँ। ये भी जो है एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज के साथ होता है। एक परसिस्टेंट चिंता उसको बनी रहती है, ऐसे फील्ड की चिंता बनी रहती है कि ऐसे एरिया की उसको मरीज को जो है चिंता बनी रहती है जिसका उस एरिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उस क्षेत्र में जैसे वो उसका कोई उसके कब्जे में ही नहीं है, वो वहाँ पर कुछ चेंज ला सकता है या फिर वो वहाँ उससे वो कुछ इफेक्ट हो सकता है, वो उसके बारे में भी सोचेगा, वो उस ख्याल के बारे में भी सोचेगा। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा बच्चा है 10th क्लास का स्टूडेंट, अगर वो ये सोचता है कि मेरी जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, मेरा रिजल्ट अच्छा है, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, वो अच्छी ठीक है, वो बात ठीक है। अब 10th क्लास का बच्चा ये सोचने लग जाए कि मैं जो है कल इलेक्शन होने वाला PM का, और मैं जो है इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जो है वहाँ पर जो है PM बनूंगा, मैं PM नहीं बनने जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से उसको घबराहट होने लगे, एंजाइटी होने लगे। तो एक अनएक्सपेक्टेड जो हम सोच भी नहीं, ऐसा सोच रहे हैं जो होना ही मुश्किल है। तो इस तरीके की इस तरीके की जो है चिंता बनी रहती है मरीज के साथ। नॉर्मल घटना है जिसमें कि हम लोग एक रूटीन में उसको ऐसे ही ले लेते हैं, हंसी मजाक में टाल देते हैं। वो इन घटनाओं को भी, छोटी छोटी घटनाओं को भी, छोटी छोटी चैलेंजेस को भी बहुत ज़्यादा परसीविंग, थ्रेटनिंग एक तरीके से बहवा अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया या फिर बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक होने वाला है, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, जैसे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। एक भयभीत तरीके से उसको नॉर्मल सिचुएशन को मरीज लेने लगता है। अब बात करते हैं कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर की। अब कॉज की बात करें या रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो भी मेंटल इलनेस है, मेंटल डिजीज़ है, उसमें सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री का रोल रहता है। दूसरा, ब्रेन की केमिस्ट्री कैसी है, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं हमारे, सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका लेवल कितना है, कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं, इनसे भी जो है हमारी जो है ब्रेन की जो है फंक्शनिंग जो है अफेक्टेड रहती है। और हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था आपको, अमाइगडाला है, अमाइगडाला फेयर सेंटर रहता है। तो अमाइगडाला कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, उससे भी जो है मतलब घबराहट जो है मरीज को होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेना, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉफ़ी पीना या कैफ़ीन लेना, कैफ़ीन का इंटेक करना, उसकी वजह से भी सिम्टम जो है वर्स हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है कंडीशन ख़राब होने लगती है। कोई रिसेंट या फिर कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, कोई ग्रीफ या बहुत ज़्यादा गम, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लगातार रहे आप, कई सालों तक रहे, उससे भी आपको जो है एक घबराहट वाले सिम्टम आने लगते हैं। या फिर कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ है, या फिर आपने किसी को देखा कि जैसे कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया और आपने उसको देखा, वो उसकी डेथ हो गई, तो उस घटना को भी आपको कभी कभी याद आएगा, तो वो कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये घबराहट बनने लगती है मरीज को। या मरीज ने देखा कि किसी का हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो मरीज को उसने देखा हाँ मौत हो गई, वो उसको देखने गया या उसके जनाजे में गया, तो उसके बाद से मरीज के अंदर भी लगने लगता है कि अरे कहीं मुझे हार्ट अटैक नहीं है। उसके बाद से उसको घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और लगता है जैसे सांस भी फूलने लगती है, पता नहीं क्या होने वाला है, कि एक्यूट अटैक आता है। तो इस तरीके के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशन यही है कि इसके फिजिकल सिम्टम भी आने लगते हैं। फिजिकल सिम्टम मैंने बताया, IBS हो सकता है मरीज को, और अल्सर भी बन सकता है। IBS होता है कि इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, मतलब बॉबल जो मूवमेंट होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कई सारे लूज मोशन होने लगते हैं मरीज को, और स्टोमक एक भी होने लगता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है, और उसको अल्सर भी हो सकता है। या फिर मरीज को हेडेक भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, या फिर मरीज के साथ जो है जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।